हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने द्रव्य गुण के चैप्टर द्रव्य की, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचभौतिकत्व ऑफ द्रव्य और दूसरी बात क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से बेसिस पर? उत्पत्ति भेद, योनि भेद, प्रयोग भेद, प्रभाव भेद, दोषग्न भेद, रस भेद और कर्म भेद से। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य की पंचभौतिकत्व। जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, वो सब पंचमहाभूत से मिलकर बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिनार्थे, यानी इस संसार में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो पंचभौतिक ना हो। ठीक है, पंचभौतिक और उनके गुण देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ पंचभौतिक है। वो कैसे? अगर आकाश का आप कैसे पता लगाओगे? उसके क्या लक्षण होते हैं? तो रिक्त स्थान मतलब आकाश है, हल्कापन यानी लघुता आकाश का लक्षण है। शरीर में जैसे कान जो कि रिक्त स्थान है, श्रोत्रस जो रिक्त स्थान है, वहाँ पर आकाश महाभूत की प्रधानता है। वायु की बात करें तो इसमें गतिशीलता यानी चल गुण प्रधान होता है। रूखापन, रूक्षता, लघुता इसमें होती है। इसे हम अपने शरीर में देखें तो नर्वस सिस्टम से हम इसे रिलेट करते हैं। और सांस लेना यानी हम कहते हैं ना कि वायु प्राण होती है, तो प्राण। अग्नि की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसका लक्षण गर्मी, तेज, रूपांतर यानी किसी भी चीज़ को चेंज करना, केमिकली चेंज करना, फिजिकली उसकी स्टेट को चेंज करना, ये सारा अग्नि महाभूत का काम है। जैसे शरीर का तापमान और पाचन क्रिया अग्नि। जल महाभूत की बात करें तो फ्लूइडिटी, स्निग्धता, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बांध के रखता है वो जल महाभूत होता है। इसका शरीर में एग्जाम्पल रक्त, सलाइवा, अन्य तरल पदार्थ जल महाभूत की वजह से जल की प्रधानता हमें उसमें नज़र आती है। पृथ्वी की बात करते हैं बच्चों तो स्थिरता, भारीपन यानी गुरुता, कठोरता यानी कठिन होता है, निश्चित आकार, एक पृथ्वी की वजह से ही तो एक निश्चित आकार हो पाता है। ठीक है, प्रदान करता है जैसे शरीर में, इसके एग्जाम्पल हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और दांत। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका चिकित्सा में क्या महत्व है। तो आयुर्वेद में कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो जो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं वही सारी चीज़ें ब्रह्मांड में। हम रिलेट करते हैं हमारे शरीर को यूनिवर्स से। कैसे? जो हमारे शरीर में पित्त है वो हमारे ब्रह्मांड में सूरज है, जो हमारे शरीर में कफ है वो ब्रह्मांड में चंद्रमा है, और जो हमारे शरीर में वात है वो ब्रह्मांड में वायु का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोषों का संतुलन। मानव शरीर भी पंचभौतिक है और त्रिदोष वात पित्त कफ भी पंच महाभूत से बने हैं। जब शरीर में किसी महाभूत की कमी या अधिकता होती है तो बीमारी पैदा होती है, रोग उत्पन्न होता है। सामान्य और विशेष का सिद्धांत क्या होता है कि समान गुण से समान की वृद्धि होती है, और अगर उसका अपोजिट का सेवन किया जाए तो उसका नाश होता है, ह्रास होता है, उसकी कमी होती है, क्षय होता है। जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपके शरीर में अग्नि और वायु बढ़ने से एसिडिटी, अम्लपित्त हो जाता है तो हमें उसे ठंडी चीज़ देनी चाहिए जो कि है जल और पृथ्वी। ऐसा औषध दें या ऐसा आहार दें जिससे कि जो उसके गुण किसके जैसे हों? जल और पृथ्वी के जैसे हों। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा द्रव्य को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वाइवा में भी पूछा जाता है और एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो इसकी निरुक्ति क्या होती है? द्रव्य की निरुक्ति क्या है? ध्रुव गतो धातु से द्रव्य शब्द निष्पन्न होता है। कौन से धातु से याद रखोगे? ध्रुव गतो धातु से। ध्रुव गतो धातु से। अब इसमें गति से क्या मतलब है? गमन और प्राप्ति। यहाँ पर गति का मतलब क्या होता है? गमन और प्राप्ति। इसके बाद इसके लक्षण की बात करते हैं। श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट है। यत्राश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवाय यत् तद द्रव्यम, यानी जिसमें आश्रित है कौन? कर्म और गुण, और समवाय संबंध से उसमें रहते हैं, उसे ही द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या है? जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं, वो द्रव्य है। यहाँ तक हमें समझ आ गया कि द्रव्य क्या है, द्रव्य का पंचभौतिकत्व क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उसमें चिकित्सा का उपयोग क्या, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके बाद हम
क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ओवरव्यू हम देख लेंगे, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति भेद से क्या होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उत्पत्ति भेद से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर निष्पत्ति भेद से आपसे पूछ लेगा, या भौतिक संगठन यानी उसका महाभूत के अनुसार उसका आप भेद बताओ, क्लासिफाई करो। तो आकाश, वायव्य, आग्नेय, आप्य और पार्थिव द्रव्य हो सकते हैं। आकाशीय द्रव्य होंगे जो आकाश महाभूत को बढ़ाएंगे, या मतलब जिसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होगी, है ना। जो अगर कोई जल महाभूत वाले द्रव्य का सेवन करेगा तो वो शरीर में जाके भी तो जल महाभूत को ही बढ़ाएंगे, सही बात है ना। योनि भेद से जांगम, औदभिद और भौम होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम ये। प्रयोग भेद से प्रयोग तो आप दो तरह से कर सकते हो किसी भी द्रव्य को, एज अ औषध या फिर एज अ आहार। तो औषध द्रव्य, आहार द्रव्य। प्रभाव भेद से या फिर दोष कर्म भेद से, इसकी हेडिंग हो सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण, स्वस्थित आचार्य चरक के अनुसार है। अष्टांग हृदय यानी आचार्य वाग्भट क्या कह रहे हैं कि शमन हो सकता है खोपन और स्वस्थित। दोष अग्नि यानी दोष का शमन किसका हो सकता है, वात, पित्त, कफ का। रस भेद मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। कर्म दो ही होते हैं, संशोधन और संशमन। ये मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स पक्के करा देगा, क्योंकि बहुत इजी सा टॉपिक है, याद करना इतना भारी तो इसे बिल्कुल है नहीं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि वैदिक वाङ्मय में औषधीय 4 प्रकार की कही गई हैं, अथर्ववर्णी, आड़िंग रसी, दैवी, मानुषी। इसे आप याद कर लेंगे फॉर MCQ, ठीक है। और ये आपके रसशास्त्र में भी आएगा, याद कर लेंगे, अथर्ववर्णी, आलिंग रसी, दैवी, मानुषी। अब कार्य और कारण भेद से द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। अब कारण का मतलब समझो जो चीज़ उत्पन्न कर रहा है, यानी वो कारण, वो फैक्टर जो कोई भी द्रव्य को उत्पन्न करने में सहायक है, यानी ये मेजर है, ये ही मेन फैक्टर है। तो वो 9 मेन फैक्टर क्या है किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति में, पंच महाभूत है, आत्मा, मन, दिशा और काल। कौन है वो 9? 5 तो हो जाएंगे महाभूत, आत्मा, मन, दिशा और काल, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो कारण, वो कार्य द्रव्य है। इसके अलावा इन 9 के अलावा दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब क्या है, कार्य द्रव्य है। जैसे घट, पट, गोधूम, गुडूची, वॉटएवर, जो भी आप सोच सके, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ठीक, वो सारी चीज़ें। चेतना भेद से बात करते हैं। चेतना की स्थिति के अनुसार द्रव्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। चेतना बोले तो आत्मा, अब जिसमें आत्मा है वो चेतन है, वो जीवित है। जिसमें आत्मा नहीं है वो क्या है, निर्जीव है, अचेतन है। समझ आ गया। चेतना भेद से सबसे पहले तो 2 हो जाएगा, चेतन और अचेतन। चेतन मतलब वो जो जीवित है, अचेतन वो जीवित नहीं है। समझ आ गई। इसके बाद ये आप याद कर सकते हो, स इंद्रिय चेतन द्रव्य, निरिंद्रिय अचेतनम, यानी जिसमें इंद्रियां हैं वो चेतन है, जिसमें इंद्रियां नहीं हैं वो अचेतन है। अब शासन यानी चेतन, अचेतन अंशन, ये इसके पर्याय हैं। अंशन किसका पर्याय है, अचेतन का। शासन किसका पर्याय है, चेतन का। चेतन द्रव्य भी औषध में प्राय अचेतन रूप से ही प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे हमारे आप ऐसे समझिए, जो वृक्ष हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो चेतन है उसमें, ठीक है, वो चीज़ों को फील कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे, वो चेतनता उसमें है। लेकिन जब हम उन्हें एज अ औषध या फिर आहार में यूज़ करते हैं तो वो फिर तो मृत हो जाते हैं, उनमें कोई चेतनता नहीं रहती है, ठीक है। वो ग्रोथ नहीं करते, वो किसी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करते, तो वो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि चेतन द्रव्य भी औषध में प्राय अचेतन रूप से ही प्रयुक्त होते हैं, यानी उनके प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। अब चेतन द्रव्य पुनः 2 शाखाओं में विभक्त होते हैं। जो अब लिविंग हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो भी पुनः 2 शाखा में बट जाते हैं, अंतश्चेतन और बहिरंतश्चेतन। अंतश्चेतन वह है जिसमें चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है और जीवन की संवेदनाएं प्रच्छन्न और अस्फुट रूप से चलती रहती है। इस वर्ग में औद्भिद और स्थावर द्रव्य का समावेश है। बहिरंतश्चेतन वह है जिसमें अंतश्चेतन की बाह्य अभिव्यक्ति भी स्फुट और पूर्ण होती है, जैसे जांगम द्रव्य। अब आप ये समझो, अंतश्चेतन और बहिरंतश्चेतन। अंतश मतलब आप ऐसे समझो कि वो होते हैं जो सिर्फ अपने
आसपास के कुछ फैक्टर्स को ही स्टिमुलेट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। बहिरंतश्चेतन वो है जो सब फैक्टर्स को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझेंगे अब एग्जाम्पल से। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि औद्भिद वर्ग में चेतना की स्थिति क्या होती है। ये सबसे पहले बात कर रहे हैं अंतश्चेतन की, ठीक है, जिनमें अंदर से सिर्फ एक ही फैक्टर है, यानी ये बात कर रहे हैं प्लांट्स की। इसमें जो एग्जाम्पल है वो ये है कि सूर्यमुखी का सूर्य के अनुसार घूमना। जो सूर्यमुखी है वो सूरज के अनुसार घूमती है, ठीक है। तो ये उसका बताता है कि ये उसका एक रिएक्शन है कि वो सूर्य से, सूरज की किरणों के प्रति उसका रिएक्शन है, वो रिएक्ट करता है, कहीं ना कहीं उसमें वो स्टिमुलस है। तो ये उसका रूप गुण को दर्शाता है कि उसमें रूप की शक्ति है। तो वो रूप किसका होगा? वो सूर्य का जो किरणें हैं उसका रूप ग्रहण करती है। लवली में मेघ गर्जन से फल लगना। मेघ गर्जन बोले तो शब्द, ठीक है, शब्द, उसमें शब्द के सेंसेस हैं कि वो शब्द को सेंस करती है, बादल के गरजने को, और उससे उसमें फल लगते हैं। बीजपुर में श्रृंगाल आदि जंतुओं की वसा की गंध से फल उत्पत्ति होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गंध से फल की उत्पत्ति होती है, इसमें गंध वाले सेंसेस हैं। मध्य परिषेक यानी शराब से आम में फल लगता है। और लज्जालु का हस्त स्पर्श, अगर हम लज्जालु को छूते हैं तो वो संकोचित, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये उसका बताता है कि उसमें एक स्पर्श इंद्रिय है कि वो उससे स्पर्श का ज्ञान कर सकता है। ठीक है, तो द्रव्य चेतन और अचेतन दो होते हैं। चेतन में बहिरंतश्चेतन और अंतश्चेतन जो कि औद्भिद होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। उत्पत्ति भेद से बात करते हैं तो 5 महाभूत के अनुसार वो सारे हो जाते हैं। तो पार्थिव द्रव्य, जिसमें जैसे आपने पढ़ा है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में सबका एक एक इंद्रिय अर्थ होता है। पार्थिव के लिए वो गंध है, आकाश के लिए वो शब्द है, ठीक है, वायु के लिए स्पर्श है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। रस देखें तो इसमें मधुर है, ईषत कषाय है। पार्थिव द्रव्य के गुण याद करेंगे तो ये गुरु होता है, खर होता है, कठिन होता है, मंद है, स्थिर है, विशद है और सांद्र, स्थूल है। उपचय, इसका कर्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, संघात, उन्हें डेंस बनाना, गौरवता, स्थैर्य, बल, अधोगमन यानी नीचे की ओर प्रवृत्ति करना, इसका विपाक गुरु होता है। अब जल की बात करें तो रस मधुर होता है इसका, ईषत कषाय, अम्ल, लवण। गुण क्या होता है? द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, सांद्र, पिछिल और स्तिमित, सर। कर्म क्लेदन, स्नेहन, बंधन, विषयंतन, मार्दव, प्रसादन। विपाक गुरु होता है, इसकी भी प्रवृत्ति अधो होती है। अग्नि की बात करें तो इसमें रूप गुण होता है। कटु इसका रस होता है, इसका जो गुण है वो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, विशद और खर होता है। इसका शरीर में कर्म दहन, पाचन, प्रभावण, प्रकाशन, धारण, तापन, ऊर्ध्वगमन। जैसे मैंने अभी बताया जल और पृथ्वी का तो अधोगमन होता है, इसका ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर। इसका विपाक लघु है क्योंकि ये ऊपर की ओर गमन करेगी तो लघु हो जाएगा। वायव्य की बात करें तो स्पर्श इसका गुण है यानी अर्थ है इसका। कषाय, रस इसमें प्रधान होता है। ईषत, तिक्त, लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, विकासी, व्यवायी, ये सब इसके गुण होते हैं। वैसे वायव्य और इसी में क्या आता है? व्यवायी और विकासी। याद रखेंगे व्यवायी विकासी किसके गुण है? अग्नि से आप इसे कंफ्यूज हो सकते हो, तो व्यवायी और विकासी किसका गुण है? वायव्य का है। विशद किसका है? अग्नि का है, याद कर लेना। और विशद इसका भी है। विरूक्षण, विचारण, गल्पन, विषयकर, लाघवकर, कर्षण, आशुकारी, ये सब इसके काम होते हैं। लघुता, ये क्योंकि जो वात है वो लघु है, उसकी प्रवृत्ति ऊपर की ओर होती है और इसीलिए वामक द्रव्य में यूज होता है। आकाश की बात करें तो शब्द इसका अर्थ होता है अव्यक्त है। देखो इसका कोई रस होता ही नहीं है क्योंकि ये कोई सब्सटेंस तो है नहीं, ये कोई द्रव्य थोड़ी है, ये तो एक एम्प्टी स्पेस है। ये कैसा है? इसका गुण होता है मृदु, लघु, शलक्षण, सूक्ष्म, व्यवायी, विशद और विविक्त। इसका काम क्या होता है? मार्दव, लघुता, शौशर्य, लाघव, विवरण, लघु होता है ये। योनि भेद से हम देखते हैं तो ये 3 तरीके से होता है, जांगम, औद्भिद और भौम। जांगम वो होते हैं जो जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कस्तूरी, गोरोचन, दुग्ध और घृत।
औद्भिद या वानस्पतिक क्या होते हैं, जो वनस्पति से, जैसे गोधूम, हरितकी आदि। भौम या पार्थिव वो क्या होते हैं, मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे पारद, गंधक, लवण, धातु आदि। अब जांगम की बात करते हैं। जांगम पुनः 4 प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिज। ठीक है, तो जरायुज क्या होते हैं, जरायुज, जरा मतलब होता है यूट्रस, तो वो प्राणी जो यूट्रस से उत्पन्न होते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। देखो, जरायुज उन प्राणियों को कहते हैं जो गर्भावस्था में जरायु से आवृत रहते हैं, यानी यूट्रस वाले, जैसे मनुष्य, पशु। अंडज उन्हें कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न हो, जैसे सर्प, पक्षी। स्वेदज वो होते हैं जो पृथ्वी के वाष्प या प्राणियों के स्वेद से उत्पन्न होते हैं, जैसे कृमि, कीट, पिपीलिका। औद्भिद प्राणी वो होते हैं जो धरती को फाड़कर बाहर निकलते हैं, जैसे बीर, बहुटी, मंडूक। अब औद्भिद द्रव्य भी 4 विभागों में विभक्त हैं, जैसे वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। जिसमें दृश्य पुष्प नहीं होते हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं, और जिसमें पुष्प और फल दोनों स्पष्ट रूप से लगते हैं वो वानस्पत्य होते हैं। इसे हम याद करेंगे कि पति, कोई एक लेडी है, उसका पति उसके लिए फूल नहीं लाता है तो वो उससे नाराज़ रहती है, तो जिसमें तो वनस्पति फूल नहीं लाता है तो पुष्प नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, वट, उदुम्बर, प्लक्ष। लता और गुल्म को विरुद्ध कहते हैं, यथा प्रसारणी, कुश आदि। वनस्पति वो है जिसमें पुष्प और फल दोनों स्पष्ट रूप से लगते हैं। औषधि वह है जो फल लगने पर या पक्व होने पर नष्ट हो जाती है, जैसे गोधूम, यव और दूर्वा। समझ आ गया, पति है उसका वो फूल नहीं लेके आता है, तो वानस्पति में फूल स्पष्ट नहीं होते हैं, तो वानस्पत्य में होते हैं, फल और फूल दोनों स्पष्ट होते हैं। लता और गुल्म क्या होती है, विरुद्ध होती है, जो कि कुश आदि। और औषध वो होती है जो फल लगने पर या पक जाने पर नष्ट हो जाती है। ये इसकी पूरी टेबल है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम प्रयोग भेद से, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिएगा, प्रयोग भेद से हमने बताया था कि 2 तरीके से ही हम किसी भी चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं, एक औषध द्रव्य और एक आहार द्रव्य। इसे हम वापस से अपने उसी स्लाइड पर चलते हैं। देखो, औषध द्रव्य, आहार द्रव्य। इसमें एक श्लोक आता है, औषध द्रव्य वीर्य प्रधानम, औषध द्रव्य वीर्य प्रधानम, आहार द्रव्य रस प्रधानम। तो जो औषध द्रव्य होते हैं उसमें वीर्य की प्रधानता होती है, और जो आहार द्रव्य है उसमें रस की प्रधानता होती है। तो जो वीर्य प्रधान होते हैं वो 3 तरह से हो सकते हैं, तीक्ष्ण वीर्य वाले, मध्य वीर्य और मृदु वीर्य वाले। इसकी मात्रा हमें जो लेनी होती है वो कितनी होगी, 1 कर्ष, इसकी 2 कर्ष, इसकी 40 ग्राम यानी 4 कर्ष। 1 कर्ष होता है 10 ग्राम के बराबर, तो 10 ग्राम, 20 ग्राम और 40 ग्राम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तीक्ष्ण वीर्य का शुंठी है, मध्य का बिल्व है, मृदु का आमलकी है। समझ आ गया होगा, मृदु का आमलकी है, तीक्ष्ण का शुंठी है, ये दोनों याद हो जाएंगे, और मध्य का बिल्व लिख सकते हो। आहार द्रव्य की मात्रा कितनी होती है, 4 पल होती है, यानी 16 कर्ष, क्योंकि 4 कर्ष 1 पल के बराबर होता है, तो ये 16 कर्ष हो जाएगा। टोटल 160 ग्राम इसकी मात्रा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, यह एक बार आप देख लीजिएगा। देखो मैंने ये बता दिया है, जरायुज, अंडज, क्रमिज, औद्भिज हो गया, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध भी हो गया है। और भौम, प्राकृत और कृत्रिम। देखो जैसे हमारे मरकरी है, सल्फर है, ये प्राकृत अवस्था में हमें नेचर में मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कृत्रिम हम केमिकल लैब्स में उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कृत्रिम मतलब केमिकली जिसे हम बनाते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था, ये वाला हमने कवर कर लिया है। इसके बाद प्रभाव की बात करते हैं, तो प्रभाव भेद या फिर दोष कर्म भेद से आचार्य चरक ने बोला है कि दोष प्रशमन, जो दोषों का शमन करते हैं, या फिर वो द्रव्य होते हैं जो धातु को दूषित करते हैं। ठीक है, धातु को दूषित करना मतलब जो हमारी सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते। थर्ड है स्वस्थ व्रत, यानी जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। वहीं आचार्य वाग्भट बोल रहे हैं कि जो शमन करते हैं दोषों का, एक वो जो दोषों को बढ़ाते हैं, और वो जो साम्यावस्था में दोषों को रखते हैं और स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। समझ आ रहा है कि इन दोनों ने क्या बोला है।
इन्होंने दोष का शमन तो दोनों ने बोल दिया है, स्वस्थ के लिए भी दोनों ने बोल दिया, बस इन्होंने यहाँ पर बोला है कि धातु को प्रदूषित करता है, इन्होंने बोला है कि ये दोष को बढ़ाता है। समझ आ गया। इसके बाद दोषग्न भेद की बात करें तो दोष प्रशमन या दोषग्न भेद वात शमन, पित्त का शमन या कफ का शमन कर सकते हैं। सही बात है ना, दोष तो 3 ही है, अब उन्हीं 3 का शमन होगा तो वात का शमन हो जाएगा, पित्त का हो जाएगा या फिर कफ का हो जाएगा। रस भेद से बात करें तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आपको इनके द्रव्य याद करने पड़ेंगे, 10-10 द्रव्य आप इन सबके याद कर लेंगे। वैसे तो आपके खुद याद हो जाएंगे जब आप DG2 पढ़ेंगे। ठीक है। कर्म भेद से 2 ही कर्म होते हैं, संशोधन और संशमन। तो संशमन कर्म क्या होता है? संशमन कर्म वो होता है जो औषधि या आहार जिससे हमारे जो दोष बढ़े हुए हैं वो शरीर में रहकर ही शांत हो जाएं। संशोधन वो होता है जिसमें हमें शरीर से बाहर निकालकर शरीर की जो दोष है उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है, तब शरीर की शुद्धि होती है। तो ये संशोधन और संशमन है। बाकी ये बुक्स के फ़ोटोज़ हैं जो कि आप एक बार देख सकते हो। देखो ये चीज़ याद करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं कि स्वस्थ हित कौन से द्रव्य होते हैं। तो रक्तशाली चावल, मुदक दाल, अंतरिक्ष का जल, सैंधव लवण, ठीक है। और जो आप याद कर सकते हो वो क्या है? रसायन और वाजीकरण द्रव्य, शर्करा, दाड़िम, आमलकी। ये चीज़ें हमें सेवन निरंतर, मतलब इन्हें हमें नित्य रूप से सेवन करना चाहिए। फिर ये इन्होंने कहा है कि पित्त को कोप करने वाले कौन से हैं, कफ को कोपित करने वाले कौन हैं, वात वाले। फिर शमन वाले आ जाएंगे, कफ के शामक कौन है, पित्त के शामक कौन है और वात के शमन करने वाले द्रव्य कौन से हैं, ये आप देख लेंगे। फिर दोष कर्म भेद से हमने आपको बताया था शमन, कोपन और स्वस्थित, ये हम बता चुके हैं, ये आप देख लेंगे। इस तरह से टेबल बन रही है। फिर उष्णवीर्य और शीतवीर्य, ये भी आप एक बार बस पढ़ लेंगे कि कौन से वर्णाभ द्रव्य गुण 2 में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पढ़ने से भी आपको याद भी नहीं होगा जब तक आप DG2 में उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर बस आप एक नज़र मार लीजिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। वीर्य क्या होते हैं? 2 होते हैं, कुछ ने 8 भी माने लेकिन हम तो 2 मानते हैं, शीत और उष्ण। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि कषाय स्कंद यानी कषाय रस वाले कितने होते हैं, ये आप एक बार बस देख लीजिएगा, इसलिए मैं इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ा रही। तिक्त वाले कौन से होते हैं, कटु वाले, लवण तो देखिए 5 ही याद कर लीजिएगा आप, अम्ल वाले और मधुर वाले। ठीक है। रस भेद से 6 हो जाएंगे। और फिर ये मैंने आपको टेबल बता दी है, ये वाला श्लोक आप याद करेंगे, ये मैंने बता भी दिया है आपको। वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, रस प्रधानम आहार द्रव्यम। इसके बाद यहाँ से तो हमने फिर आपको बता ही दिया, प्रयोग भेद से ही तो औषध और आहार होता है। तो ये चैप्टर आपका फर्स्ट इतना ही था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि देखो मैं आपको बता देती हूँ। सिलेबस में इतना ही है क्लासिफिकेशन और यही आएगा, आप इसे ही अच्छे से कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन में बस आपको पता होना चाहिए कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, बाकी आप तो लिख ही देंगे अंदर का, आपको हेडिंग याद करनी इंपॉर्टेंट है, राइट। और आप याद करेंगे प्रयोग भेद से याद करना इंपॉर्टेंट है कि आहार कौन सा है और औषध कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। फिर आप उत्पत्ति भेद, योनि भेद क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत बार आ चुका होता है, इसलिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है। उत्पत्ति भेद हो गया, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, और कर्म भेद से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आप ज़रूर याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद से इसे डाउनलोड कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो आने वाली मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।